चलिए भाई, आप लोगों को क्या पढ़ा रही थी? आप लोगों को मैकेनिज्म बता दी थी ना। फिल्ट्रेशन के 3 मैकेनिज्म बताई थी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और क्या था, ट्यूबुलर सिक्रीशन था। ठीक है, ये 3 चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज कुछ चीजें आपके से रास हो गया, उसको बताना है। एडीएच जो हार्मोन्स है उसके बारे में थोड़ा बताना है। इसके बाद एक है आपका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर डीप से क्वेश्चन पूछता है तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का फॉर्मूला दे देगा, या उसी के बेस पे आपको दे देगा, एक दो या न्यूमेरिकल में देना होगा तो दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग डालिए फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है, डालिए हेडिंग, डालिए फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन समझाने से पहले कुछ चीजें आप लोग ध्यान रखिए। ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हार्ट में आपके कितने, मैमल्स के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, जिसमें आपके 2 ऑरिकल है और 2 वेंट्रिकल है। ठीक, तो ये आपका राइट ऑरिकल हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ जो नोड पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऐसे नोड। और ऐसे नोड का काम क्या होता है? हार्ट बीट को इनिशिएट करना। और यहाँ पे जंक्शन पे एक नोड पाया जाता है जिसको कहते हैं एबी नोड, और इसी को कहते हैं क्या? पेस मेकर कहते हैं। और एबी नोड को क्या कहते हैं? पेस सेटर। क्या कहते हैं? पेस सेटर कहते हैं। जब आपका ऐसे नोड फंक्शनल नहीं होता है तब आपका एबी नोड उसकी जगह कार्य करने लगता है। फिर उसके बाद यहाँ से राइट वेंट्रिकल से एक आपका क्या निकलती है? आर्टरीज निकलती है, उसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा करके कहाँ देती है? आपके लंग्स में। ठीक, फिर ये लंग्स क्या करता है? यहाँ से आपकी एक आपकी वेन आती है, इसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन कहते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कर देती है। कैसा ब्लड हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ बाइकैप्सिड वाल्व, यहाँ पे ट्राइकैप्सिड वाल्व। इसके द्वारा ब्लड हमारा कहाँ आता है? एवोर्टा द्वारा। एवोर्टा द्वारा कहाँ जाएगा? बॉडी ऑर्गन में। कहाँ जाएगा बेटा? आपका बॉडी ऑर्गन में। और बॉडी ऑर्गन आपका अगर अपर वाला पोर्शन है तो उसको सुपीरियर वेना केवा, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन क्या होती है? वेना केवा होती है। ठीक है, तो जो ऊपर की जितनी सारी वेन्स ब्लड को लाती हार्ट में उसको सुपीरियर वेना केवा, और जो नीचे की लेके जाती है उसको क्या कहते हैं? इंफीरियर वेना केवा कहेंगे। और दोनों जा करके कहाँ आपकी खुलती है? यहाँ पे राइट ऑरिकल में। इतनी चीजें आप सब लोगों को मैंने पढ़ाया था जो कि आप लोग जानते हो। अब यहाँ बात क्या समझनी है, यहाँ जो ये अओर्टा है ये आपका पूरे दिन में लगभग एक, मतलब आपका लगभग 5 लीटर, कितना? 5 लीटर ब्लड को बाहर निकालता है। कितना निकालता है? 5 लीटर ब्लड को बाहर निकालता है। इस 5 लीटर ब्लड में से 4 लीटर जो ब्लड होता है ये सारे बॉडी पार्ट में चला जाएगा, सिर्फ किडनी को छोड़ करके। किडनी में इन 5 लीटर में से आपका 1 लीटर जो ब्लड होता है वो किडनी में जाता है। यहाँ जाओ, यही ना आप लोगों को किडनी का स्ट्रक्चर बनाई थी। तो यहाँ पे क्या था? रीनल आर्टरीज लिखी थी, और मैंने यही बताया था कि रीनल आर्टरीज से क्या होता है? हार्ट से ब्लड को रीनल आर्टरीज लेती है। तो ये जो रीनल आर्टरीज है ये एक बार में लगभग कितना लेगी? 1 लीटर। कितना लेगी? 1 लीटर ब्लड आपका इन 5 लीटर में से आएगा। बाकी 4 लीटर से आपको मतलब नहीं, 4 लीटर आपके अदर आर्गन में जाएंगे। तो इस 1 लीटर ब्लड को हम लोग को मेजर करना है यहाँ पे क्या? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में। ठीक है, तो जितना हमारा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में जो उसका GFR है उतने अपान जो आपका ये ब्लड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? हार्ट से हमारे किडनी में जा रहा है। अगर इन दोनों में मतलब आप मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे तो वही आपका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन हो जाएगा। समझा रही हूँ। ये आपका क्या था? कल ही आप लोगों को बताई थी। ये बोमैन कैप्सूल है, ये आपका अफरेंट आर्टरीज है, ठीक है, और ये आपकी क्या है? इफरेंट है। ये आपका क्या? छलनी की तरह बताई थी मैं, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। इस ग्लोमेरुलस क्या है? NFP। जितना नेट फिल्ट्रेट प्रेशर लगता है उतना ही हमारा क्या बढ़ता है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। ठीक है, इतना बढ़ता है। तो मैंने आप लोगों को क्या समझाया था
पर मिनट में 125 ml पर मिनट होता है या तो 180 लीटर पर डे होता है। ठीक है, अगर हम एक बार में जितना फिल्ट्रेशन हो रहा है इतने GFR अपान और जितना आपका ब्लड आपका 1 मिनट में यहाँ से इसको एक मतलब एक पंप के थ्रू हार्ट से किडनी में आ रहा है, अगर उतने अपान कर दें, ठीक है, अपान कितना कर दें, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो ये चीज़ें निकल जाएंगी। अब आप लोगों को दिमाग लगाना, देखते हैं ये क्वेश्चन कौन कर लेता है। ठीक है, दिमाग अभी समझाती हूँ कहाँ लगाना है। जो लगा लेगा इस बार टेस्ट में उसके फीस नहीं ली जाएंगी। ठीक है, वो मॉक टेस्ट जो भी आपका मॉडल पेपर रहेंगे वो फ्री में बैठेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। पर यहाँ दिमाग देखती हूँ किसका काम करता है। ठीक है, अब आओ तुम लोग, अब लगाओ भाई दिमाग। मैंने इतनी चीज़ें बता दी, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को आप लोग को काउंट करके मुझे बताना होगा कितना आया है, पर इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा बस ट्विस्ट है, ज़्यादा नहीं है। पहले फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन आप लोग समझ गए। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है कि 1 मिनट में जितना ब्लड आपका फिल्टर हो रहा है, नेट प्रेशर जितना हमारे ग्लोमेरुलस पे लगा और 1 मिनट में जितना ब्लड फिल्टर हो रहा है उतना, प्लस 1 मिनट में जितना हार्ट से आपका ब्लड आ रहा है उतना। ठीक है, जितना हार्ट से, सॉरी ब्लड नहीं, जितना आपका हार्ट से क्या आ रहा है, ब्लड के थ्रू जो जितना प्लाज्मा आ रहा है उतना इंटू 100 कर देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन हो गया। समझ में आया कि ये हमारी जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ से जो मैंने बताया है आप लोगों को बताया, जितना नेट फिल्ट्रेट प्रेशर जितना लगता है उतना ही हमारा GFR बढ़ता है। ठीक है, तो जितना इस पे प्रेशर लगाएंगे, इसका प्रेशर कितना था, 10 mmHg था। अगर 10 mmHg अगर इस पे प्रेशर लगाते हैं तो लगभग 125 ml पर मिनट पे ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, इतने अपान GFR अपान 1 मिनट में जितना हार्ट से ब्लड नहीं, यहाँ लिख लेना, प्लाज्मा पंप होता है कहाँ, किडनी में, बाई किसके द्वारा, रीनल आर्टरीज के द्वारा। किसके द्वारा, रीनल आर्टरीज के द्वारा इंटू 100। इतना अगर इसका कैलकुलेशन जिसने कर दिया तो फिर समझ लेना कोई किसी को हेल्प नहीं करेगा, सब अपने दिमाग से करेंगे। करके हमको बताओ। GFR बता ही दिए, 1 मिनट में आपका कितना ब्लड जा रहा है किडनी में, 1 लीटर जा रहा है। ठीक है, यहाँ क्या है, GFR अपान 1 ml हार्ट प्लाज्मा जो है आपका कहाँ से आ रहा है, किडनी में बाई रीनल आर्टरीज के थ्रू। तो किडनी में कितना आ रहा है, उतने अपान 100 करके दिखाइए आप लोग। ये तो ऊपर का 125 हो गया, अब नीचे वाला आपका कितना आया, प्लाज्मा और अपान इंटू 100 हो गया। करिए शांति से करिए, सब काम देखते हैं, कोई किसी को कुछ बताएगा नहीं। करिए, करिए। मैं इसका फॉर्मूला सही से लिख देती हूँ और शांति से करो। ठीक है, जो दिमाग में अपने सोचना है सोचो, और फिर बात नहीं होनी चाहिए मैम इसका मैम उसका। ठीक है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बराबर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट अपान, बात नहीं होनी चाहिए, रीनल प्लाज्मा इंटरिंग इनटू किडनी अपान 1 टाइम अपान 100। अब शांति से तुम लोग करो और हमसे फिर अभी कोई कुछ नहीं पूछेगा। मैंने लिख दिया है, इस चीज़ को आप लोग करिए। बस यही देखना चाहती हूँ कि इसका दिमाग उतना काम करता है। उसकी भी वैल्यू आप लोगों को पता है, नीचे की भी वैल्यू आप लोगों को पता है। 5 लीटर आपके में से 4 लीटर चले गए, 1 लीटर ब्लड बचा है, वही आपकी किडनी में जाएगी। कितना आया, 12.5 आया है। अच्छा आपका जी, वही तुम्हारा भी आया है।
20% आया, 20। अच्छा अभी आप रुके रहिए भाई, उनका 20 आ गया, आप लोगों से 20 है, अब सोचो कैसे 20 आया, करो करो। 20.8% आ रहा है। अच्छा अब आप लोग दिमाग लगाइए, किसी का 12.5 है, किसी का 20.5 आ गया, किसी का 20 आ गया, अब करो। चलो भाई, इतने सारे बच्चों में किसी का दिमाग तो काम किया, इस चीज के लिए मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, करो 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 करो, करो आप लोग। चलो, 2 लोगों का जो है, जिसका 20-20 आया है उनका तो नहीं लगेगा, मैं सर से बोल दूंगी, आप लोग फ्री में टेस्ट दीजिएगा। बाकी आप लोग करिए, सबका 20 कैसे आया, अब तो बताएं, अब तो हम बताएंगे ही, पर करिए, दिमाग लगाइए, उनका चेहरा मत देखिए, अपना दिमाग लगाइए, 20 कैसे आ गया। मोबाइल में नहीं कुछ करना है श्वेता, हाँ, कैलकुलेशन मैथ लगाओ, मैथ नहीं आते इतने। चलो भाई लाओ, क्या नाम है, सोनम लाओ, देखिए कैसे तुम्हारा 20 आया, इधर आओ। हाँ तुम भी आओ जी वंदना, देखते तुम लोगों का 20 कैसे आया। हम खुद समझ जाएंगे 20 कैसे आया। क्या हुआ, लो तुम तो और ला दी, ये भी पर मिनट है ये, अच्छा लीटर लिखी हो, अच्छा बस है। लो हम ऊपर ऊपर हम लीटर लिख दे रहे हैं, ऊपर हम 180 लीटर लिख दे रहे हैं, लो। हाँ तो मत करो, देखो अब आंसर आ रहा है। कहाँ है, 5 लीटर था और 1 लीटर 1000 लीटर। अच्छा रुक जाओ, तुम लोग यहाँ दिमाग लगा, अभी दोनों लोग पहुंच तो गई हो, पर वो गलत तरीके से पहुंचे हो। अब लो हम मिनट लीटर में तुम लोग को दिक्कत है ना, लो हम 180 लीटर कर दिए और अपान 1 लीटर कर दिए इंटू 100। अब लगा के दिखाओ, 20 आ रहा है, 20% लगभग आएगा, बताओ अब आएगा, इसका आंसर 20% लगभग है, 19.8 समथिंग है, इतना इतना करने के बाद आ जाएगा। हाँ अब तो तुम देख ही लियो, सब गलत हो, सुनो मेरी बात, चलो रहने दो, तुम लोग ध्यान दो मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ आइए, 1 लीटर को आप मिलीलीटर में अगर बदलेंगे तो 1000 हो जाएगा। अच्छा अभी अभी भी मत चिल्लाओ तुम लोग, अभी भी तुम लोग नहीं जानते हो, 1000 मिलीलीटर, यहाँ पे कितना था, 125 ml है ना, अपान आप लोग क्या किए हो, 1000 ml कर दियो इंटू 100 कर दियो, पर ये गलत है, ये भी गलत है। अरे भाई शांत रहो, बता रही हूँ क्या है, शांत रहो। मैंने यहाँ क्या कहा है आप लोगों को कि 1 लीटर जो है क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हमारे किडनी में, और हमने यहाँ किसकी वैल्यू पूछी है, प्लाज्मा की। जब आप ब्लड लिखोगे तो ब्लड में सब आते हैं, ब्लड में ब्लड सेल्स आती हैं और प्लाज्मा आती है, प्लाज्मा 55% होता है, ये 45%, ठीक है। तो 1000 का 55% निकालो, लगभग आपका 650 से 700 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे जो भी हो, 650 से 700 तो 650 है, अपान 650 गुणे 100 कर दो, आप अपना भाग जुड़ा करो, 19.2, हाँ इतना लगभग, ऐसे ये दिमाग लगाना था। हाँ तो तुम एग्जाम में कर ली ना, पर ये गलत है, वो प्लाज्मा है, प्लाज्मा पूछा गया, इसीलिए तो हम कहें कि
सब आंसर ला दिए, इसका मतलब मीटर में और सेकंड में सब चेंज किए होंगे, इसीलिए। ऐसे नहीं, इसका यहाँ ऐसे लगेगा। वो प्लाज्मा पूछा है, रीनल प्लाज्मा एंटरिंग इनटू द किडनी वन टाइम, ठीक है। पूरा ब्लड आपका आ रहा है, ब्लड में से हम किसको निकालेंगे, प्लाज्मा की वैल्यू निकालेंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। समझ रहे हो? यहाँ 1 लीटर ब्लड तो आपका पंप करता है किडनी में, पर उसमें हमको, आप ही एक बार दिमाग लगाओ कि जब 1 लीटर ब्लड आएगा तो हमारे ग्लोमेरुलर से जो फिल्ट्रेट रेट के पे जो आता है वो प्लाज्मा ही तो आएगा, उसमें ब्लड सेल्स थोड़ी ना आएंगे, प्रोटीन थोड़ी ना आएंगे, वो तो ऊपर ही छन जाएंगे छन्नी में, जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है। तो ये इतना तो सोचना चाहिए। चलिए इसको लिख लीजिए और यहाँ पे इसका ये लगा लीजिएगा। चल कोई बात नहीं, इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कहेंगे। ये मैं यहाँ पे करवा देती हूँ, यहाँ करिए आप लोग, यहाँ करिए। 125 ml हो गया पर मिनट हो गया, और ये आपका हो जाएगा 650 से 700 ml पर मिनट हो गया इंटू 100, ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा 19.2 आएगा क्या? हाँ, लगभग आपका 20%, लगभग आपका 20% कर लीजिए। हाँ, लगभग आपका 20%। अब कर लो आप लोग, चलो सबको पैसे देने हैं। क्या हुआ? 650 है भाई, जो भी होगा। हाँ तो जो भी हो उसको कर लो, उसी से करोगे फिर भी वही लगभग 20% आएगा, ठीक है, लगभग आपका 20% आएगा। कर लीजिए, 55% आपका इतना आएगा, तो आप लगभग कर लीजिए, लगभग आपका 20% आएगा। इतनी चीजें आप लोगों को यहाँ एक्यूरेसी में याद करना है, ठीक है। लो ml पर मिनट कर लीजिए। उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कहते हैं। अब लिखिए आप रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी के फंक्शन को किस तरीके से आप रेगुलेट करते हैं रास के द्वारा, लिखिए। अब आप लोग लिखिए रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। पहला इसमें आपका चलेगा रास, RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। देखिए इसको, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो इसको लिखिए। चलिए रास समझाऊं, रास क्या है। उसके पहले एक चीजें आप लोग समझिए, फिर इस चीज को समझ में आएगा, ठीक है। इसमें रेगुलेशन ऑफ क्या लिखे हैं आप, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी के फंक्शन मतलब किस तरीके से रेगुलेट हो रहा है, मतलब अगर हम बीपी को हाई कर दे, बीपी को लो कर दे, तो हमारा जो GFR है या नेट फिल्ट्रेट प्रेशर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा।
अगर हम बीपी हमारी हाई हो जाती है तो, और यदि लो होती है तो। एक चीज आप लोग याद रखेंगे कांस्टेंट वैल्यू में कि जो हमारा जीएफआर है, क्या है आपका जीएफआर और एनएफआर, ठीक है, एनएफपी, ये हमेशा, और यहाँ से जो आपका क्या गया है ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट प्रेशर है जिसमें आपका ब्लड का बहाव है बीसीओपी, ये सारी वैल्यू आपको दे दी गई है। ये 125 दिया गया, ये 10 दिया गया, बीसीओपी कितना था 32, ठीक। तो ये सारी वैल्यू दी गई, मतलब इसकी वैल्यू आपका सेम रहेगा, समझ रहे हो। यदि हम बहुत टेंशन लेते हैं या कुछ भी होता है, पानी भी कम पीते हैं, तो हमारी बॉडी का ये जो नेफ्रॉन है इसका जो प्रेशर होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम रहेगा, न वो बढ़ेगा न वो कम होगा, ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ कुछ चीज़ें आपकी होंगी जिसके वजह से इसका प्रेशर जो होता है हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये आपका न बढ़ सकता है न घट सकता है। अगर हमारी बीपी बढ़ेगी तो भी ये बीसीओपी जो है, ब्लड कोलाइडर जो प्रेशर है वो भी सेम रहेगा। अगर बीपी घटेगी तब पर भी ये सेम रहेगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है भाई, अगर हमारा बीपी बढ़ रहा है तो इसको बढ़ना चाहिए, हमारी बीपी घट रही है तो नेट प्रेशर कम होगा तो इस पे कम होना चाहिए, जीएफआर कम होगा। अगर बीपी बढ़ेगी तो जितना नेट प्रेशर है तो और दबाव लगेगा, तो ये चीज़ें तो बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए ना, पर ये हमेशा आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये कांस्टेंट क्यों होता है इस चीज़ को आप लोग को समझना है। इसमें आपके दो एस्पेक्ट है। पहला, यदि बीपी हमारी बढ़ रही है तब क्या होता है, कैसे अपने आप को बीसीओपी मेंटेन करता है, और यदि बीपी घट रही है तो कैसे अपने आप को मेंटेन करता है। दो इसमें केस हैं। अगर बीपी घटेगी तब आपका चलेगा रास, और यदि बीपी बढ़ेगी तो वहाँ रास नहीं चलता है, वो नॉर्मल तरीके से इसका प्रेशर किस तरीके से मेंटेन होता है उस चीज़ को मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो पहला कंडीशन आप लोगों को देखना है कि जब हमारी बीपी इंक्रीज होती है। बीपी इंक्रीज कब हो सकती है, बहुत ज़्यादा साल्ट खा लिए, बहुत ज़्यादा स्वीट्स खा लिए, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिए, ठीक है, तो हमारी बीपी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उस कंडीशन में जो ब्लड का फ्लो था 5 लीटर जो बाहर आया तो उसकी बीपी बढ़ी है, तेजी गति से जाएगा। 1 लीटर आपकी किडनी में जा रहा है, बाकी 5 लीटर बाकी सारे आर्गन में जा रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में होता क्या है बेटा, ध्यान से देखना, ये कंडीशन मैं समझाऊंगी बस, और दूसरे में इसको लिखवाऊंगी। यहाँ क्या है, आपकी एफरेंट आर्टरीज है, ठीक, और ये आपकी इफरेंट है, ठीक है। एफरेंट आर्टरीज को हमको एक चीज़ आप लोग बस बताइए, ये आपकी एफरेंट है, ये आपकी इफरेंट है, और ये आपका ग्लोमेरुली है जिसमें आपका बीसीओपी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब न तो वो बढ़ेगा न तो वो घटेगा, अपने आप को ये कैसे मेंटेन करता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये जो आपकी एफरेंट आर्टरीज है, ये मान लीजिए हमारा जनरल सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये हमारा हार्ट है, मान लो सपोज दैट ये हमारा हार्ट है, हार्ट से ब्लड आपका पंप हो रहा है 1 लीटर, ठीक है, समझ में आया। रीनल आर्टरीज के थ्रू आपका इस तरीके से एफरेंट आर्टरीज के थ्रू आ गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, लंग्स, लीवर हो गया, और यहाँ पे हिस्सा हम बना दिए, एक इधर और एक इधर करके लंग्स बना दिए, ठीक है। अभी सारी चीज़ें समझाऊंगी। हमारा ब्लड जो है 1 लीटर पंप हुआ और यहाँ पे आया, अगर इसकी बीपी हमको बढ़ानी होगी तो एक चीज़ आप लोग बताइए, जो अफरेंट आर्टरीज को हम कॉन्ट्रैक्ट कर दे तब इसका ब्लड का फ्लो तेज होगा, कि फ्रेंट आर्टरीज को किसको क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब आपकी बीपी बढ़ती है, कि रिलैक्स रहेगा तो बीपी बढ़ेगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो बढ़ेगी, गलत है। इस केस में क्या है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, रिलैक्स रहेगी, क्योंकि इसका जो वॉल है काफ़ी ब्रॉड है। जब कॉन्ट्रैक्शन करोगे तो उसमें ब्लड का जो बहाव क्या है, कम जाएगा ब्लड, तो बीपी आपका नॉर्मल ही जाएगी। और जब उसका कोई भी भाई अगर दिमाग लगाओ, कहीं एक टैंक है, उस टैंक से आपका क्या है, एक छोटा सा पाइप निकाले हो और एक बड़ा सा है जाने के लिए, तो जो बड़ा वाला जाएगा उसमें ज़्यादा ब्लड जाएगा, तो उसमें बहाव ज़्यादा रहेगा, समझ रहे हो। और जो थोड़ा है उसमें थोड़ा जाएगा, उसके कंपैरिजन उसका ब्लड का बहाव कम रहेगा। बड़ा सा टैंक है, एक जगह आप मोटी पाइप लगा दो, एक जगह पतली वाली पाइप लगा दो, अगर देखेंगे जहाँ ढेर सारा पानी निकलेगा, ढेर सारा ब्लड आएगा, तो वहाँ बीपी क्या हो जाएगी, मतलब उसका बहाव ज़्यादा है कंपैरिजन पतले वाले से। ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं, प्रेशर अभी हम नहीं देख रहे हैं, उसके बहाव को देख रहे हैं, उसके फ्लो को देख रहे हैं। तो इसमें जो फ्लो हो रहा है ब्लड का, इसमें ज़्यादा हो रहा है, उधर कम होगा।
तो इसको जितना हम रिलैक्स करेंगे उतना ब्लड भरेगा, और जितना ब्लड भरेगा उतना उसका क्या होगा, प्रेशर बनेगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए होता है क्या बेटा, यहाँ जब ब्लड आपका भरने लगता है हर मिनट में 1 लीटर, हर मिनट में 1 लीटर, तो ये क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाएगी और इस तरीके से फूल जाती है। ये इस तरीके से क्या हो जाएगी, फूल जाएगी और रिलैक्स स्टेज में ढेर सारा ब्लड इसमें भर जाएगा। ठीक है। और ये जो आपका इफरेंट आर्टरीज है, इफरेंट आर्टरीज पे इस तरीके से कैल्शियम का क्या लगा होता है, चैनल होता है। ये किसका है, कैल्शियम आयन का चैनल होता है। ठीक है। जब इसमें ब्लड भर गया तो ब्लड आगे जाएगा, BC नेट फिल्ट्रेट प्रेशर ये अपना 10 ही लगाएगा, और जितना इसमें से GFR रहेगा, अगर ये 10 लगाया तो 125 ही आएगा। ठीक है। इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, जब ब्लड इधर पास होने वाला रहता है यहाँ अंदर जाने के लिए, तो ये अपना कैल्शियम आयन चैनल खोल देगा, और कैल्शियम आयन चैनल की वजह से कैल्शियम इंटर कर जाता है कहाँ, ब्लड में। और आप लोगों को पता है मसल्स के कंट्रैक्शन के लिए कौन सा आयन आपका क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, कैल्शियम आयन। और जैसे ही ये फैलता है तुरंत कैल्शियम आयन चैनल क्या हो जाती है, खुल जाती है, और कैल्शियम आएगा ही तुरंत इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, उसके ओरिजिनल स्पेस में ला देगा। तो ब्लड का जो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। होता है, पर यहाँ पे आपका रिलैक्शन में ही ब्लड का ज़्यादा बहाव रहेगा तो वो होगा। जो आप कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन कह रहे हैं बेटा, वो आपके चैम्बर में होते हैं। जैसे आपका हार्ट हो गया, वहाँ पे समझ रहे हो। अगर आप फिजिक्स के थ्रू देखेंगे तो ये चीज़ें होती, जो चीज़ें जितनी पतली होती है उसका फ्लो ज़्यादा होता है। ठीक है। हाँ वो मैं मानती हूँ, पर यहाँ पे जो है BCOP अपने ब्लड को मेंटेन करने के लिए, अपने प्रेशर को, इसमें इसका यही फार्मूला है। ठीक है। BCOP जो है अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इसका यही फार्मूला है कि इसमें क्या है, अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे तो प्रेशर ज़्यादा, इसका प्रेशर ही खराब नहीं हो जाएगा, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा तो सारी की सारी वैल्यू खराब हो जाएगी। जितना 125 आपका पर मिनट मतलब 180 लीटर ये फिल्ट्रेट करा, अब वो 260 कर देगा, तो कहाँ जाएगा ब्लड, सारा कहाँ जाएगा सारा पानी, तब तो दिक्कत होने लगेगी ना, आपकी किडनी तो डैमेज हो जाएगी। उसका भी तो अमाउंट है, कितना करना है उसको पूरे दिन में। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ आपको ये वैल्यू समझना है कि अगर आप कुछ भी करते हो, चाहे एंजाइटी करिए, चाहे ब्लड प्रेशर को हाई करिए, चाहे आप साल्ट ज़्यादा खा रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें किस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, BCOP पे। ये अपने ब्लड प्रेशर को हमेशा मेंटेन करके रखती है। अगर एसर्सर रीजन में सारे क्वेश्चंस दे दिए तो आप लोग कर ले जाना। ठीक है। इसलिए मैं इसको डीप से समझा रही हूँ। अगर वो कहता है कि अगर हम अपने BP को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, BP को इंक्रीज करते हैं, तो नेफ्रॉन में किस वाले पार्ट में, ग्लोमेरुलस के, या तो पूरा ये नेफ्रॉन में आपका दे देगा BCOP, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर, GFR और बाकी सारे दे देंगे, CHP सारे दे। इसमें किसका प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो किसको बताएंगे, BCOP का प्रेशर आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। बाकी इन सब का कम बेसी हो सकता है, पर इसका नहीं। तो यहाँ हमको रास पढ़ना है। रास में पढ़ना क्या है, ये तो जब आपका BP हाई होता है तब। रास आपका कब अप्लाई होगा, जब हमारी BP क्या हो जाएगी, लो होती है। जब ये लो होगा तो उस कंडीशन में हम इसको कैसे मेंटेन करेंगे, समझ रहे हो क्या। अरे तो भी इसमें तुमको पढ़ाएंगे ना, क्यों परेशान, इसको हम अभी करवा रहे हैं तो ये समझा रहे हैं। ये मैं रास का नहीं बता रही हूँ, मैं आप लोगों को ये समझने के लिए बता रही हूँ। ये इसका नहीं है, रास का नहीं है, रास के पहले का है कि अगर BP हाई होती है तो हमारा जो ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन रेट है वो अपने आप को किस तरीके से कंट्रोल करता है इस। हाँ तो सारी चीजें बदल जाएंगी ना उस कंडीशन में। जो आपका फिल्ट्रेशन आपका 180 हो रहा है वो कमी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो अगर कम और ज़्यादा दोनों कंडीशन होगी तो ऑब्वियसली आपको जो ऑर्गन है वो डैमेज हो रहा है। ठीक है। यहाँ बस आप लोगों को समझाने के लिए इसको की हूँ, क्योंकि अब जो समझाऊंगी वो चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है। चलिए, इसको आप लोगों को कुछ करना नहीं, बस समझना था। अब रास देखिए, रास में होता क्या है। यदि हमारी BP क्या हो जाए, लो हो जाए, तो उसको हम किस तरीके से BCOP अपने आप को मेंटेन करती है, उस चीज को हम लोग को देखना है। ठीक है। किस तरीके से आपका जो ग्लोमेरुलस का जो
ब्लड कोलाइडल प्रेशर वो कैसे अपने आप को मेंटेन करता है, जब बढ़ाए तब तो क्या हुआ आपका, एफरेंट आर्टरीज क्या हो गई, अपने कैल्शियम आयन चैनल खोल दी और कैल्शियम आया, तुरंत उसको जो बढ़ा हुआ साइज था उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, और जिसके वजह से जो ग्लोमरुलस तक आते आते उसका प्रेशर क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो इसलिए उसका प्रेशर बढ़ा ही नहीं, जितना था उतना ही 32 mmHg ही रह गया। ठीक है, अगर बीपी आपकी कम होती उस कंडीशन में क्या होता, उस कंडीशन में आपका चलता है रास। ठीक है, इसके लिए पहले आप लोग एक फिगर बनाइए, फिर समझ में आएगा। करिए। ये आपका जनरल सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, इसमें ये आपका हार्ट है, यहाँ आप बना लीजिएगा लीवर हो गया, मान लीजिए सपोज, लीवर नहीं लंग्स हो गया, और ये आपका लीवर हो गया, ये लीवर हो गया, और ये आपका क्या बताइए वो लंग्स हो गया। ठीक है, और यहाँ से रीनल आर्टरीज है। ये आपका बेटा देखो पीसीटी वाला पार्ट है, पीसीटी है, ये आपका डीसीटी है, ये यू शेप्ड क्या है, हेनले ऑफ लूप है। यू शेप्ड में जो आपका है हेनले लूप हो गया। ठीक, ये ट्यूबलर कैपिलरी है, पेरी ट्यूबलर कैपिलरी है, पेरी ट्यूबलर कैपिलरी है। ये आपका क्या है, बोमैन कैप्सूल है, ये आपकी ग्लोमेरुली है। ठीक, यहाँ नेट फिल्ट्रेट प्रेशर है जितना, यहाँ आपका बीसीओपी है, फिर ये आपका जितना यहाँ से फिल्ट्रेट हो रहा है वो क्या हो गया आपका GFR हो गया। ठीक, यहाँ तक आप लोग बनाइए इसको, फिर चीज़ें मैं समझाती हूँ। अच्छा, एक बार इस चीज़ को समझ लीजिए बनाना कैसे है।
ये जो हिस्सा मैंने बनाया है ये आपका क्या है, जनरल सरफेस है, और यहाँ पे आपका सपोज दैट यहाँ आपका क्या है, हार्ट है। ये क्या है, आपका हार्ट है। हार्ट के ओटा से ये आपका आया, और आने के बाद ये किसके द्वारा, एफरेंट, ये कौन सी आर्टरीज है, एफरेंट आर्टरीज से ब्लड आपका अंदर जाता है, और इफरेंट आर्टरीज आगे जाके इफरेंट आर्टरीज पतली हो जाएगी, फिर ये कैपिलरीज में आपकी बदल जाती है, इसको पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी कहेंगे। फिर ये ब्लड आपका इधर चला जाता है, क्यों, क्योंकि इसको पीसीटी से चीज़ों को रीएब्जॉर्ब करना है। ठीक है, जो चीज़ें आपकी ज़रूरत है ब्लड को, यहाँ से ये रीएब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसमें मैंने एक चीज़ मेंशन किया, जिसको लिखा है साल्ट। इसी साल्ट के वजह से आपका क्या होगा, मेंटेन होगा आपका क्या, बीपी। बीपी जो लो है वो बीपी आपकी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, हाई हो जाती है। इसी साल्ट की वजह से भी समझाती हूँ कैसे ये लो होता है, फिर आपका होगा। तो अगर हमारी बीपी लो हो रही है, उस कंडीशन में आपका जो फिल्ट्रेट प्रेशर है वो आपका न चेंज हो, वो आपका सेम रहे, इसी को मेंटेन करने की जो प्रोसेस होती है वही क्या कहलाती है, आपकी रास होती है। और रास में आपका जो रेनिन एंजाइम है वो आपका कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिनोजेन, फिर वहाँ से वो कन्वर्ट होगी आपकी दो में, एंजियोटेंसिन 1 और 2 में। जब 1 और 2 में वो होगी, फिर उसके बाद वो आती है, उसको जो प्रोसेस करना है मैं बताती हूँ क्या क्या होता है। ठीक है, हाँ, सारी चीज़ें मैं अभी समझा रही हूँ। अभी आप लोग एफरेंट आर्टरीज का थोड़ा सा और, रुको इसको हम बना ही देते हैं यहाँ पे, रुको एक कलर दे दें। जो एफरेंट आर्टरीज है बेटा, वहाँ पे सेल पाई जाती है, इस सेल्स को क्या कहते हैं, जे सेल, सुने हो ना, जे सेल्स होता है, जक्स्ट्रा ग्लोमुलर सेल। जक्स्ट्रा का मतलब होता है नियर, ग्लोमुलस के जो सेल्स नियर होती है उसी को कहते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमुलर सेल कहा जाता है। और यही सेल किसका सिक्रीशन करेगी, रेनिन का। यही सेल किसका सिक्रीशन करती है, रेनिन एंजाइम का। क्वेश्चन पूछता है रेनिन एंजाइम जो होती है कहाँ से सिक्रीट होती है, जक्स्ट्रा ग्लोमुलर सेल। ठीक है, कर लीजिए। देखो अगर जिसको रेनिन और रेनिन में दिक्कत हो रही है, देखो बता रही हूँ, एक ये रेनिन होता है, एक आपका ये रेनिन होता है। ठीक है, अगर इसमें जिसको दिक्कत हो रही है उसको मैं समझा रही हूँ क्या करना है। ठीक है, अगर जहाँ डबल एन आ गया, क्या हो गया, डबल एन आ गया, तभी क्या समझी थी भाई, ये समझ रही हूँ वही, अभी मैं बहुत अच्छे से याद की थी। देखो दिमाग ऐसा है कि फिर गया दिमाग से। चलो अच्छा करो, ही समझा रही हूँ, दोनों को याद करना। अरे भाई कितने अच्छे से याद की थी कि तुम लोग को समझा दूंगी। डबल एन जहाँ रहेगा उसको कैसे आप याद करेंगे कि ये आपका, हाँ, डबल एन जहाँ पे होगा बेटा, इसका मतलब ये क्या है, डबल एन, डी से डबल एन हो गया, ये डबल एन हो गया, डी से डाइजेस्टिव सिस्टम याद कर लेना। क्या याद कर लोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, और डी से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में हमेशा क्या आएगा, डबल एन आएगा, तो रेनिन हो गया। और जो बच्चा वो क्या हो गया, आपकी किडनी का। ठीक है, ऐसे आप लोग याद से, कभी कंफ्यूजन होगा तो इस तरीके से कर लीजिएगा। ठीक, हमेशा डबल एन आपका डाइजेस्टिव में आएगा। तो जो बच्चे होते हैं उसमें जो आपका मिल्क प्रोटीन पाई जाती है, कार्सिनो, क्या होता है भाई, कैसिनोजेन। ठीक है, कैसिन जिसको बोलते हैं, उसको वो आपका क्या होता है, कॉर्ड में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें उसको तोड़ देता है। तो वो ही आपका क्या होता है, डबल एन है तो डाइजेस्टिव में। और जो अगर सिंगल एन है उधर, तो आपका क्या हो जाएगा, ये किडनी से रिलेटेड है। रास में आपका रेनिन आता है। इस फिगर को आप लोग समझिए, इसको कहेंगे जक्स्ट्रा ग्लोमुलर सेल। लिख लीजिए यहाँ पे, जक्स्ट्रा ग्लोम्युलर सेल। ठीक है, जक्स्ट्रा का मतलब होता है नियर, ये जो आपकी ग्लोमेरुलस है इसके पास में जो सेल पाई जाएगी, इसलिए इसको कहा जाता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। और ये हमेशा आपकी जो अफरेंट आर्टरीज है उसकी वॉल पे कवरिंग की रहती है। ठीक है, और ये किसका सिक्रेशन करेगी बेटा, रेनिन का।
पर वो ऐसे नहीं करती है, उसको कहीं से स्टिमुलस मिलता है तब वो रेनिन का सिक्रेशन करती है। अभी मैं यही चीज आप लोगों को समझा रही हूँ, रास आप लोगों को आज समझा देती हूँ अच्छी से। इसको फटाफट बनाओ फिर मैं चीजों को समझाऊं। चलिए देखिए, यदि मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमको क्या मेंटेन करना है, ये जो ग्लोमेरुलस है इसका जो ब्लड प्रेशर है इसको हमको क्या करना है, हमेशा ये कांस्टेंट होता है, इसको मेंटेन करना है, ये चेंज ना हो पाए। अगर बीपी बढ़ जाती है तो किस तरीके से हमने किया था कि इसमें हमने क्या किया, लॉट ऑफ ब्लड को फ्लो करवा दिया, जिसके वजह से इस पे तन्यता हुई और इसका जो कैल्शियम आयन चैनल खुल गया और ये तुरंत क्या किया, यहीं पे ब्लड को क्या कर दिया, मेंटेन कर दिया, जिसके वजह से आगे ग्लोमेरुलस तक उसका प्रेशर गया ही नहीं, तो उसका ब्लड क्या हो गया, मेंटेन रहा सेम। और यदि यही चीज देखेंगे कि बीपी अगर हमारा क्या हो गया, लो हो गया, उस कंडीशन में क्या होता है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो अफरेंट आर्टरी से इसमें नेट फिल्ट्रेट प्रेशर के वजह से जितना हमारा जीएफआर आया लगभग 125 ml पर मिनट आया। तो ये फिल्ट्रेट आपका कहाँ आया, पीसीटी वाले पार्ट में। तो इसमें आपका साल्ट है, सोडियम है, वाटर है, ग्लूकोज है, सारी चीजें हैं, ठीक है। जिसमें हमने बताया था कि पीसीटी में लॉट ऑफ सबसे ज्यादा आपका रीएब्जॉर्प्शन किसका होता है, वाटर और आयंस का। जहां आयंस जाएगी वहीं पे वाटर जाएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के क्या है, हस्बैंड वाइफ है, समझाए थे। तो इसमें होता क्या बेटा, इस कंडीशन में जब बीपी लो होती है तो उस कंडीशन में होता है क्या, इसमें सिम्टम आने लगती है। तो यहाँ पे ये जो साल्ट है ना, ये साल्ट का पूरा 100% साल्ट को क्या करता है, आपका ब्लड रीएब्जॉर्ब कर लेगा। जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है वो क्या करती है, ब्लड में से साल्ट को पूरा अगर रीएब्जॉर्ब कर लेगी, तो आप सोचो साल्ट के ही वजह से तो ब्लड आपका खारा होता है। तो अब यहाँ पे ये आगे आने लगा, ब्लड फिल्ट्रेशन करके सारी चीजें जाने रहेगी, लगी कहाँ, डीसीटी के पास। तो डीसीटी के पास एक आपकी सेल्स होती है जिसको कहते हैं मैक्यूला डेंसा। ये क्वेश्चन पूछता है कि मैक्यूला डेंसा आपकी नेफ्रॉन में किस जगह पाई जाती है, डीसीटी वाले पार्ट में पाई जाती है। मैक्यूला डेंसा क्या करती है, जो आपका लिक्विड आया है इसमें सारी चीजों को टेस्ट करती है, और जब उसने टेस्ट किया तो कहा कि क्या इसमें साल्ट नहीं है, छी इसमें किसकी कमी है, साल्ट की कमी है। अगर साल्ट की कमी हो जाएगी तो हमारा बीपी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। उसको मेंटेन करने के लिए क्या करती है मैक्यूला डेंसा, स्टिमुलस प्रोवाइड करती किसको, जेजे सेल को, और कहती किसका सिक्रेशन करो, रेनिन का। अब जेजे सेल ये इसको स्टिमुलस प्रोवाइड करेगी और ये किसका सिक्रेशन करता है, रेनिन का। अब ये रेनिन बेटा इस ब्लड के थ्रू आपका जाता है कहाँ, लीवर के पास। इसको थोड़ा नीचे कर दूं भाई, ये किसके पास जाता है, लीवर के पास जाता है। और लीवर यहाँ पे आपका रेनिन है, और लीवर हमेशा एक आपका केमिकल सिक्रेट करता है जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिनोजेन कहते हैं। पर ये हमेशा कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये वेट करता है किसका, रेनिन का, कि वो आए हमसे मिले और हमको एक्टिवेट करे। तो यहाँ पे आपका एंजियोटेंसिनोजेन इस रेनिन के साथ क्या किया, बाइंड किया। बाइंड करने के बाद पहले में चेंज हुआ एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज हुआ, फिर उसके बाद लंग्स में ये आता है, लंग्स में आता है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट एंजाइम होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्ट एंजाइम होता है लंग्स के पास, और ये इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में। अब ये दोनों हमारे क्या करते हैं, ब्लड के थ्रू इसमें आएंगे, और जो इसका प्रेशर जो था यहाँ पे, जो ये प्रेशर था आपका कम था, इसको क्या कर देगा, मेंटेन कर देगा, ताकि बीसीओपी का जो भी आपका चीजें हैं वो क्या रहे, आपका नॉर्मल तरीके से उसी पे प्लेस पे रहे। तो ये जो आपका पूरा हुआ उसी को कहते हैं रास। रास में यही होता है कि बेटा उसका मेन फंक्शन कौन करता है, रेनिन एंजाइम, ठीक है। रास में मेन फंक्शन रेनिन एंजाइम करता है, और दूसरा आपका क्या है, एंजियोटेंसिनोजेन, जो लीवर द्वारा इनएक्टिव रूप से सिक्रेट होता है। जैसे रेनिन का कॉम्बिनेशन होता है तो पहले वो चेंज होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, फिर लंग्स के पास उसका कन्वर्ट करने वाली एंजाइम होती है, उसको सेकेंड में करेगी। फिर यही दोनों आपकी आएंगी कहाँ, एफरेंट आर्टरीज में, और एफरेंट आर्टरीज में आने के बाद जो बीपी है उसी को क्या करती हैं,
मेंटेन कर देंगी, जो लो है बहुत उसको क्या करेंगी, नॉर्मल कर देती हैं। तो ये इस तरीके से आपका जो इसमें साइकिल चलता है इसी को कहते हैं रास। ठीक है, इसको आप लोग फिगर बना लिए हो तो मैं लिखवा दूँ। चलिए समझा रही हूँ भाई, फिर से समझो। बीपी को आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, ये लो बीपी है किसके वजह से, जब हाई आपका क्या हो जाता है, 60 का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है तो हमारी बीपी लो होने लगती है। इसको मेंटेन करने के लिए ये जो आपका फिल्ट्रेट है वो आगे जाता है डीसीटी के पास। डीसीटी के पास एक आपका सेल होता है जिसको कहते हैं मैक्यूला डेंसा। ये स्टिमुलस प्रोवाइड करती है जेजे सेल को, और जेजे सेल को इसका सिक्रेशन करता है रेनिन का, प्लस एंडोस्ट्रॉन है क्या, एंड्रोजेन है, रेनिन वाली सॉरी, रेनिन का सिक्रेशन करती है। और रेनिन क्या करती है, हमारे ब्लड के थ्रू जाता है लीवर के पास, और लीवर एक आपका एंजाइम सिक्रेट करता है जिसको कहते हैं एंजीनोटेंसिन, पर ये इनएक्टिव रहता है। ये दोनों कंबाइन करके इसको फर्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर लंग्स में सेकेंड में कन्वर्ट होती है, फिर यही दोनों एंजाइम आपका क्या करते हैं, यहाँ आपका आता है एफरेंट आर्टरीज में ब्लड के थ्रू, और एफरेंट आर्टरीज में जो आपका बीपी आपका लो हुआ है उसी को नॉर्मल कर देता है। ठीक है, क्या करता है वो, नॉर्मल कर देगा। जब ये बीपी नॉर्मल हो जाती है तो हमारी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट की जो बीपी है वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। इस कंडीशन से यहाँ की बीपी हमेशा बीसीओपी की क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कभी आपकी बढ़ती नहीं है। अगर ये बढ़ती है तो इसका मतलब हमारा जो नेफ्रॉन है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, हमारी किडनी क्या हो रही है, डैमेज हो रही है। समझ गए, यही जो चीज़ें कहलाती है जिसको कहते हैं रास। तो रास को अब आप लोग लिख लीजिए, यहाँ इस साइड में लिखवा देती हूँ। रुकिए, यहाँ लिखिए तो आप लोग, हाँ लिखो यहाँ पे, एक मिनट कहाँ गया जी रास, लिखो। व्हेन a reduction of blood या reduce of blood, a reduce of blood pressure, when a reduce of blood pressure, जब हमारा बीपी क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, लो हो जाए। ठीक है, देन कॉज, कॉज क्या होता है, रिड्यूस्ड जीएफआर, हमारा जीएफआर क्या हो जाता है, कम होने लगेगा। नेट फिल्ट्रेट प्रेशर कम होगा तो जीएफआर कम होने लगेगा। तो रिजल्टिंग क्या होगा आपका, रिजल्टिंग इन रिलीज्ड रेनिन, रिजल्टिंग इन रिलीज रेनिंग बाई जे सेल्स, जी सेल्स, या इसी को जक्स्ट्रा ग्लोमरल सेल्स भी कहते हैं। इसके द्वारा आपका रिलीज होगा। और रेनिन करता क्या है, रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजेन इनटू, दो चीज में ये कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, ये लीवर में ही रहेगा, और एंजियोटेंसिन सेकेंड, ये आपका लंग्स में होता है, लंग्स में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद द लैटर बाद में क्या होता है, इंक्रीज बीपी, जो आपकी बीपी क्या थी, रिड्यूस थी, वो बढ़ गई। एंड बाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ arteries and increase GFR, by contraction of arteries
एंड GFR एंड नहीं इंक्रीज GFR आर्टरीज एंड इंक्रीज GFR। समझ गए? अगर हमारा बीपी लो होता है तब रास सिस्टम चलता है। रास सिस्टम में होता क्या है, ये जो हमारी अफरेंट आर्टरी से जो ब्लड आता है, जब हमारा बीपी कम हो जाएगा तो नेट फिल्ट्रेट प्रेशर कम लगेगा, GFR कम हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारी किडनी डैमेज होने लगती है, जिसके वजह से हमारी किडनी से ज़्यादा साल्ट हमारा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मैसेज हमारे डीसीटी में पाए जाने में मैक्यूला डेंसा स्टिमुलस के रूप में किसको प्रोवाइड करता है, जेजे सेल जो अफरेंट आर्टरीज पे पाई जाती है। जेजे सेल आपका रेनिन का सिक्रेशन करेगा, बाई ब्लड वो जाएगा लीवर के पास, और लीवर किसका सिक्रेशन कर रहा है, एंजियोटेंसिनोजेन का, और ये दोनों कंबाइन करके पहले कन्वर्ट हो जाएंगे एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, फिर लंग्स के पास जाता है, उसके पास सेकेंड में कन्वर्ट करने की एंजाइम होती है जो इसको सेकेंड में करेगी। अब ये दोनों बाई ब्लड द्वारा हमारे आते हैं कहाँ, यहाँ अफरेंट आर्टरीज में आते हैं, और आने के बाद इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ प्रेशर हाई होगा, हाई होने के बाद जो आपका GFR कम हुआ था वो लगभग ला करके 125 पे छोड़ देगा, नॉर्मल हो जाता है। इस तरीके से इसका प्रेशर मेंटेन रहता है और GFR भी रहता है। नहीं तो ऐसा कंडीशन होगा कि बार बार हमारी बीपी लो होती रहेगी तो हमारा GFR कम होता जाएगा, तो हमारा जो नेफ्रॉन होगा वो डैमेज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो उसी को कहते हैं कि किडनी क्या हो गया, डैमेज हो गई है। तो इसीलिए उसका बार बार जब किडनी वर्क नहीं करती उसका डायलिसिस होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट डाल के। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ही फिर ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है, क्योंकि आपकी जो GFR है उससे आपका रेनिन का सिक्रेशन ही नहीं होता है, बहुत सारी उसमें प्रोसेस आपके डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो ये जो आपका सीक्वेंस चला है इसी को रॉस कहते हैं। तो रॉस में आप लोग याद रखेंगे, जब हमारा बीपी लो होगा तो हमारा GFR ऑटोमेटिक लो होने लगेगा, क्योंकि जब बीपी कम रहेगा तो नेट फिल्ट्रेट प्रेशर भी कम लगेगा और GFR भी कम होगा। 125 होना चाहिए तो 125 से कम होने लगेगा। उस कंडीशन में रिलीज होता है जेजे सेल से क्या, रेनिन होता है। ठीक है, और रेनिन जैसे रिलीज होगा ये कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजेन में, और ये वापस से लंग्स में आपका पहला लंग्स के थ्रू जो रहता है उसको एक्टिवेट इसको करके एंजियोटेंसिन फर्स्ट में हो जाएगा और लीवर में जाकर सेकेंड में। ये दोनों ब्लड के थ्रू आते हैं और इंक्रीज कर देते हैं बीपी में, कंट्रैक्शन करते हैं किसका, आर्टरीज का, और इंक्रीज हो जाता है जिससे हमारा क्या है, GFR। ठीक है, वो आपका 125 के लगभग हो जाएगा फिल्ट्रेट, इसी को कहते हैं हम रास। ठीक है, तो रास में आपको ये 3-4 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। पहला, रिडक्शन ऑफ बीपी। सिक्रीशन रेनिन का कहाँ से हो रहा है, आपका जेजे सेल से। रेनिन किस में कन्वर्ट हो रहा है, एंजियोटेंसिनोजेन में। ये इनएक्टिव फॉर्म है लीवर में। फिर ये कन्वर्ट हो रहा है 2 प्रोसेस में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, सेकंड में, एक लीवर में एक लंग्स में। दोनों वापस जा करके क्या करते हैं, बीपी को इंक्रीज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करके आर्टरीज को, और GFR हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चल अब आप लोग लिखिए ADH। ADH ये हो गया, करिए करिए जल्दी करिए। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। या इसी को वैसोप्रेसिन बोलते हैं। ठीक है, और ये रिलीज हमेशा कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। बनता तो आपके हाइपोथैलेमस से, जो हाइपोथैलेमस हो उसको बना करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर करवा देता है, जब जरूरत होगी तो वहाँ से ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पाया जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 ही हार्मोन्स होते हैं, एक ADH हो गया और दूसरा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का 2 काम होता है, पहला सबसे बड़ा काम है मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन हो गया, इजेक्शन का मतलब होता है जैसे ये आपका मेमोरी ग्लैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी आपके स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से, एल्वुलाई वगैरह,
तो यहाँ पे जो आपका मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, ये तो आपका कौन करता है मिल्क का प्रोडक्शन? प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोडक्शन कर रहा है। और जो यहाँ पे आपका एल्वुलाई वाले रीजन में जो आपका मिल्क स्टोर हुआ, इसको बाई ये निप्पल के थ्रू जो इजैकुलेट करना, बाहर निकालना, वो आपका कौन करता है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है, कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। एक काम ये होता है। और जब बेबी आपका क्या होता है? बर्थ होता है, तो ये जो आपका वेजाइना वाला पार्ट होता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने में, क्या करने में? कॉन्ट्रैक्शन करने में, ताकि बेबी का डिलीवरी आसानी से हो सके, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स भी यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। हाँ, इंजेक्शन के थ्रू इसको लगाया जाता है लास्ट टाइम। अगर बॉडी में उतना प्रॉपर नहीं बन रहा है तो बाहर से लगाया जाता है, ताकि बच्चे का जो डिलीवरी हो अच्छे से हो जाए। और दूसरी चीज़ क्या और बता रहे हैं, इसी को अगर कोई माँ हो अपने बच्चे से जो प्यार करती है ना, इसी को ऑक्सीटोसिन के द्वारा, जैसे वो अपने बच्चे को सहलाती है, चाहे कुछ भी हो, उसके बॉडी में क्या है जी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है। इसलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को लव हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसको लव हार्मोन्स भी कहा जाता है। प्यार का मतलब वो वाला प्यार नहीं, ठीक है, वो भी है, बट जो माँ के लिए प्यार होता है वो सच्चा होता है, बाकी सब बकवास है। चलो, बाकी सब कुछ नहीं है। लिखो, एंटी डायूरेटिक। इसमें क्या होता है बेटा, जब आप बहुत कम पानी पीते हो तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? लो होने लगता है। तो उस कंडीशन में पानी के फिलअप को करने के लिए डीसीटी क्या करती है? जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज वहां से होके जाती है, उसी से क्या करती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। चलो यहाँ देखो भैया, यहाँ आओ। चलो देखो, यहाँ पे आपका जो भी कुछ आया, इसमें सबसे ज्यादा क्या है? वाटर और आयन है। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन और आयन का सबसे ज्यादा हमारी क्या करती है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज करती है। अगर मान लीजिए आपने बहुत कम पानी पिया है, उस कंडीशन में हमारा नेफ्रॉन अपने आप को कैसे बैलेंस करता है? अब पानी तो यहाँ कम है, अब यहाँ इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया? हाई हो गया है। पानी कम है तो यहाँ पे जो यूरिन का जितना डायलेशन होना चाहिए उतना कम रहता है। तो यहाँ क्या करता है, ये जो वाटर है आपका यहाँ से आता हुआ जाता है। तो यहाँ पे अब इस कंडीशन में जब वाटर का लॉस होता है, तुम्हारा जो डीसीटी वाला पार्ट होता है, ये क्या करता है? एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, और ये स्टिमुलेट प्रोवाइड करता है यहाँ, ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब इसमें सबसे ज्यादा क्या है? वाटर और आयंस है, तो वाटर यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, और काम चलाता है फिर आप करके। ये जो यूरिन का जो डायलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट है, वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो आपका एडीएच है, इस तरीके से काम करता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे एडीएच तभी काम करेगा जब आप क्या करते हैं, आपके बॉडी में पानी की कमी होगी, कम पानी पीते। हाँ, अगर देखो बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा वाटर आप क्या रहे, कभी कभी एबनॉर्मलिटी ये शो करने लगता है। एडीएच हार्मोन्स कभी कभी एबनॉर्मलिटी शो करने लगेगा, तो ये जितना इसका वाटर इस कैपिलरीज में जा रहा है, सारा का सारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब सारा का सारा वाटर आपका एब्जॉर्ब होने लगेगा, तो यूरिनेशन क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। तो ये एक तरीके की आपकी डायबिटीज़ होती है, बस इसमें ग्लूकोज की मात्रा नहीं रहती। इसी को कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं लिखवा देती हूँ। तो ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? चलो लिख लो, यहाँ लिखो एडीएच हार्मोन्स का फंक्शंस क्या है। देखो, इट इज सिक्रेटेड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस का मतलब होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। लिखिए, इट इज सिक्रेटेड, आज ये चैप्टर खत्म करना है। इट इज सिक्रेटेड बाय न्यूरो हाइपोफाइसिस, या इसी को पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। टू कंट्रोल वैसोप्रेसिन
वैसोप्रेसिन इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी, इसी को कहते हैं ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को क्या करता है, मेंटेन करेगा। दूसरा लिखिए, इट इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इट इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किसके द्वारा, डीसीटी द्वारा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के द्वारा, एंड सम कलेक्टिव डक्ट, सम नहीं लिस्ट लिख लो, मैक्सिमम तो इसी से होता है और कुछ आपके कलेक्टिव डक्ट भी करता है, लिस्ट कलेक्टिव डक्ट, ठीक है। इन abnormalities maximum absorption of water by DCT, then increase urination, it caused diabetes insipidus, डायबिटीज की स्पेलिंग देख लेना भाई, क्या होता है, जो भी हो, DI है कि DE है, जो भी हो कर लेना। डायबिटीज इंसिपिडस कहेंगे अगर मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और यूरिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी, तो उसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। और डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है बेटा, यदि हमारे यूरिन में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होने लगता है, ग्लूकोज का अमाउंट आने लगता है, तो उसको कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। ये आपके इंसुलिन की वजह से होता है और डायबिटीज इंसिपिडस आपके ADH हार्मोन्स की वजह से होता है। दोनों चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ मैं नोट करके लिखवा ही देती हूँ, लिख लो भाई, नोट करके लिख लो। insipidus ड्यू टू ADH आर वैसोप्रेसिन लिख लेना, एंड diabetes mellitus due to insulin and increase glucose in urine या प्रेजेंट ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है। ये आपके दोनों हैं। उसके बाद क्या बचा है आपका, ये हो गया बेटा, बता दूंगी। इसको कर लीजिए, यहाँ तक करिए। ANF atrial natriuretic factor, it produced by atria of heart and result in decreased blood pressure. ANF inhibit renin secretions by GG cells and ADH by pituitary gland, दोनों को inhibit कर, it inhibit initial absorption and concentration of urine। इसके बाद लिखिए आप लोग मैक्चुरेशंस। मैक्चुरेशंस का मतलब होता है बेटा कि जो हमारा यूरिनरी ब्लडर से जो पास आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, उसी की प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैक्चुरेशन बोलते हैं। बस और कुछ है नहीं।
और ये कैसा एक रिफ्लेक्स एक्शन है। और ये अरे भाई ज़्यादा पानी आएगा तो ज़्यादा पेशाब होगा। कौन? नहीं, वो डीसीटी के पाइप में लाके डाल रहा है। अब वो उसकी सेल थोड़ी, कितनी सेल कहाँ एब्जॉर्ब करके ले जाएगा। एब्जॉर्ब करने का मतलब बेटा कोई पैथवे नहीं है ना, उनके पास बाई ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के थ्रू ही सारी चीज़ें आ रही, बस इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें आ रहा है, उसके बाद वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो ज़्यादा ज़्यादा अगर आपका यूरिनेशन इस वाले पार्ट में अगर आएगा, यहाँ ये फिगर बना लीजिएगा, अगर जिसको नीड है जिन बच्चों को, तो ये बना सकते हैं कि मैम ये चीज़ें अगर समझ में नहीं आएंगी तो इसको बना लेना, ठीक है। ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है, और ये आपका हेनले लूप है, और ये आपका डीसीटी है, ये आपका पीसीटी है, और दूसरा कलर ले लो, एफरेंट आर्टरीज ग्लोमेरुलस है, इफरेंट में गई, और ये आपका पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में बट गया, और फिर यहाँ से चला जाता है, इधर जा कर के वो मिल जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो यहाँ पे आपका H2O और आयंस, इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो वाटर और आयंस यहाँ ज़्यादा है। अब यहाँ क्या हो गया, हमने पानी कम पिया है, इस कंडीशन में क्या हो गया, ADH हार्मोन्स हमारा यहाँ से सिक्रीट हुआ, और जैसे ही सिक्रीट होता है इसके पास क्या होता है, इसके रिसेप्टर होते हैं जो सारे के सारे यहाँ से पानी को इधर खींच लेता है, और जैसे खींचेगा तो यहाँ ये जितना फिल्टर करता बनाएगा वो होगा, बाकी आकर के यहाँ पे होता है। कभी कभी अब नॉर्मलिटी होने लगती है कि एक इसका अमाउंट होता है लगभग, वो अगर खींचता ही भी है तो वो आपका लगभग क्या हो रहा है भाई, अच्छा इसमें अगर ये आपका पूरा 100% ले रहा है, पूरे के पूरे पानी लगभग 90 ही रख लो, 90% ले रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका यूरिन का कलेक्शन होगा, और यूरिन में वाटर का अमाउंट बढ़ता चला जाता है। तो इस कंडीशन से आपका क्या होता है, उसी को कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, इसको बना लीजिएगा आपको। इसके बाद आप लोग लिखिए मैक्चुरेशन, ये ख़त्म हो जाए, फिर इसके बाद कंपोजिशन ऑफ यूरिन लिख लीजिए, बस डिसऑर्डर लिखवा दो, ये ख़त्म हो जाएगा। नहीं भाई, और क्या बचा है अभी, क्या कहो आप, यूरिया साइकिल ना, यूरिया साइकिल बच गया है। आर्टिफिशियल किडनी का डायलिसिस कैसे करते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ करवाऊंगी, लीवर में जो आपका चलता है उसको करवा, ये हो गया। डालिए आप लोग मैक्चुरेशन, मैक्चुरेशन डालिए, तो मैक्चुरेशन, मैच्योरेशन नहीं, मैच्योर नहीं है, मैक्चुरेशन, मैक्चुरेशन, रीसन, ठीक है। लिखिए इसको, फटाफट लिख लीजिए। द एक्सपल्सन ऑफ यूरिन, द एक्सपल्सन, एक्सपल्सन का मतलब होता है पास आउट, पास आउट, द एक्सपल्सन या पासिंग आउट या पास आउट ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से आपका जो यूरिन का पास होना, ये जो आपका किडनी था इस तरीके से हमने बनाया था, यहाँ से आपका यूरेटर निकला था और जा करके कहाँ स्टोर हो रहा था, यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर। तो यहाँ जो आपका यूरिन है, यहाँ से जो पास आउट करके बाहर निकल रहा है, पासिंग आउट हो रहा है, यहाँ से बस यूरेथ्रा तक जा रहा है, जो पास आउट जा रहा है, इसी को कहते हैं मैक्चुरेशन। क्या कहते हैं, मैक्चुरेशन। द एक्सपल्सन या पास आउट यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड मैक्चुरेशन, मैक्चुरेशन। नेक्स्ट लिखिए इसी में, इट इज रिफ्लैक्स एक्शन, इट इज रिफ्लैक्स एक्शन। ये कैसा एक्शन शो करेगा, रिफ्लैक्स एक्शन है,
ठीक है, बट इन grown up children to adult, बच्चे से फिर आप एडल्ट फॉर्म में होंगे तो ये आपका क्या होता है, प्रोसेस बढ़ता है, ठीक है, जो उसकी स्पीड होती है वो बढ़ती है। और आप लोग ये बताइए, जो पास आउट है, हम यूरिन को पास करते हैं, ये ऐच्छिक आपकी क्रिया है कि अनैच्छिक है, वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी, वॉलंटरी है, सही बात है, हम लोग उसको कंट्रोल कर तो लेते हैं ना, आधे घंटे 1 घंटे तो इंसान कंट्रोल कर लेता है, ये कैसे हो जाएंगे आपके कंट्रोल, कैसा है ये, वॉलंटरी प्रोसेस है, लिखिए इट कैन। और जब छोटे रहते हैं तो वॉलंटरी नहीं रहता है, इनवॉलंटरी रहता है, पता नहीं चलता, बच्चे इसलिए कर देते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे एडल्ट फॉर्म में आएंगे तो वो चीज़ें हमको क्या ऐच्छिक हो जाती हैं, हम अपने इच्छा के अनुसार उसको फिर करते हैं, ऐसा नहीं है कि 4 दिन बाद, 1 घंटे 2 घंटे, लिखो इट कैन, लिखो इट कैन बी वॉलंटरी, कंट्रोल वॉलंटरी, लिखिए कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यूरिन का कंपोजिशन लिखिए, यूरिन इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट है, इसमें येलो पिगमेंट पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, यूरोक्रोम ना, येलो कलर्ड पिगमेंट, वो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन होता है, उसके वजह से, उसके लिए वो गाल ब्लडर में आपका क्या होता है, एक तरीके का उसका रॉ मटेरियल होता है, वहाँ उसका काम नहीं रहता है, तो वो आपके जूस के थ्रू आते हुए इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वो कलर देता है फिकल मैटर को, हाँ, ब्राउन कलर बोलते हैं उसको, ब्राउन कलर, यूरोक्रोम हो गया, लिखिए फ्लूइड विथ, फ्लूइड विथ स्लाइटली एसिडिक, लगभग ये स्लाइटली एसिडिक होता है जी, पीएच कितना होता है यूरिन का, लगभग 6.0 होता है क्या, इसका पीएच बेटा थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, स्लाइटली एसिडिक होता है, 7 के लगभग, क्या होता है कि कम, मतलब 7 के आसपास होता है, चाहे 6.5 होगा चाहे 6.8 होगा, देख लीजिएगा आप लोग यूरिन का पीएच कितना है, एग्जैक्ट पीएच देख लीजिएगा, 6.8 है क्या, जो भी हो एक बार देख लीजिएगा, इस चीज को देख लीजिएगा। इट कंसिस्ट, इट कंसिस्ट इट कंसिस्ट, इसका कंपोजिशन अब देखिए, एक्चुअली इसका कंपोजिशन क्या है, कितना कितना परसेंट पाया जाता है, लिख लीजिए आप लोग, वाटर है, लगभग 95% इसमें क्या पाया जाता है, वाटर, प्लस यूरिया, यूरिया 2.6%, ये बेटा केवीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, यूरिन में यूरिया का कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, यूरिक एसिड लगभग 0.3%, प्लस साल्ट 1.5%,
and and trace of creatine, ammonia and water soluble vitamins। ठीक है, तो आप इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है आप लोगों को, यूरिया का। ये कंपोजिशन आपको याद रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपका वाटर 95, 2.6% यूरिया क्वेश्चन पूछा गया। करिए आप लोग बताते हैं। सर तुम तो टेबल दे दीजिए, बहुत दिक्कत हो रही है, अब कितनी देर तक खड़ी रहूंगी। कहाँ मेरी चेयर रखी है वहाँ पे। और अब क्या बच गया है भाई आप लोगों का, डिसऑर्डर ऑफ स्क्रिटरी सिस्टम। थैंक यू। ये हो जाए तो बताइए आप लोग, डिसऑर्डर ऑफ स्क्रिटरी सिस्टम। लिखिए आप लोग, डिसऑर्डर ऑफ स्क्रिटरी सिस्टम में क्या क्या डिसऑर्डर है। डायलिसिस वाला मैं बता दूंगी बेटा, कल सैटरडे है ना, आप लोगों का टेस्ट है। टाइप हो रहा, अगर टाइप हो जाएगा तो टेस्ट रहेगा, वैसे रहेगा ही, टाइप हो जाएगा। अगर नहीं रहता है तो फिर कल क्लास रहेगी। ठीक है, फिर संडे को टेस्ट हो जाएगा, जो भी जैसा भी हो। इस बार टेस्ट में मैं बायोटेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन दी हूँ, बहुत हार्ड नहीं है, 6-7 क्वेश्चन उसके दे दी हूँ, और 1-2 क्वेश्चन आपके एनिमल बिहेवियर के हैं, बस बायोस्टैटिक वगैरह नहीं दी हूँ। ठीक है, जो पढ़ाई हूँ वो दी हूँ। एनिमल बिहेवियर में बहुत भारी भरकम नहीं है, ऐसा है जो कर ले जाओ, एक आध क्वेश्चन है, 1 की 2 है। हो गया। लिखिए आप, डिसऑर्डर ऑफ स्क्रिटरी सिस्टम लिखिए, डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहला लिखिए किडनी स्टोन, पहला लिखिए किडनी स्टोन, किडनी स्टोन। लिखिए किसका डिपोजिशन होता है, कैल्शियम ऑक्सिलेट प्लस यूरिक एसिड का एक्सेस अमाउंट, यूरिक एसिड एक्सेस इज एक्सेस अमाउंट, यूरिक एसिड इन एक्सेस अमाउंट। यदि इसका डिपोजिशन हमारे कहाँ हो जाए, किडनी में बेटा, तो ये एक तरीके का हार्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको क्या कहते हैं, किडनी स्टोन। दूसरा लिखिए यूरेमिया, यूरेमिया यही है ना, यूरेमिया। यूरेमिया क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, यदि हमारे यूरिन में हाई अमाउंट किसका हो जाए, यूरिया का, तो उसको क्या कहेंगे, ऐसे डिजीज को यूरेमिया। हमारे यूरिन में यूरिया का परसेंट कितना होना चाहिए, 2.6%। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो यूरेमिया नामक डिजीज होती है, वो हो जाती है। लिखो हाई अमाउंट ऑफ या हाई कंसंट्रेशन यूरिया इन यूरिन, लिखो हाई कंसंट्रेशन यूरिया इन यूरिन। यूरिन में अगर यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, नॉर्मल कितना होना चाहिए, 2.6% से ज़्यादा हो जाएगा तो यूरेमिया। तीसरा लिखिए आप लोग सिस्टिस, सिस्टिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ
बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ या बैक्टीरियल इन्फेक्शन लीडिंग टू इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अगर हमारे यूरिनरी ब्लैडर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए और हमारा यूरिनरी ब्लैडर का जो शेप है उसका शेप बड़ा हो जाए तो उसको कहेंगे सिस्टिस। क्या कहते हैं ऐसे डिजीज को? सिस्टिस अलग है, सिस्टिस फाइब्रोसिस अलग है। ठीक है, हाँ। चौथा लिखिए, कौन सा हुआ जी? चौथा ही हुआ ना? हाँ, लिखिए आप लोग, ब्राइट डिजीज। ब्राइट डिजीज, देखिए कुछ अलग नाम आएंगे। ब्राइट डिजीज या इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। लिखो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को ही ब्राइट डिजीज कहते हैं। इसमें होता क्या है बेटा? इसमें जो हमारी ग्लोमेरुली है वो किसी इंजरी के वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। उसी को क्या कहते हैं? ब्राइट डिजीज या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। लिखिए आप लोग, इंजरी आर इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुली। जो ये वाला पोर्शन नहीं बनाए थे ऐसे करके, ये जो ग्लोमेरुली है, जो जितना इसका शेप है, अगर किसी इंजरी के वजह से इसमें या तो इन्फ्लामेशन, इसका शेप क्या हो जाए? फूल जाए, बड़ा हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम? ब्राइट डिजीज या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। पांचवा लिखिए, हीमेट्यूरिया। हिम का मतलब ब्लड हो जाएगा, मतलब यूरिन में अगर अमाउंट किसका आने लगे? ब्लड का आने लगे शायद। लिखो, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन ड्यू टू इंजरी ऑफ infection, injury or infection। injury or infection of renal या इसी को कहते हैं आर रीनल स्टोन भी बोलते हैं। इन्फेक्शन और रीनल स्टोन। कहा गया है कि यदि यूरिन में आपके जो आपका पेशाब होता है, यूरिन में अगर किसका अमाउंट आने लगे? ब्लड का, इसका मतलब हमारी जो यहाँ पे ग्लोमेरुली है ये किसको भी फिल्ट्रेट कर दे रही है? ब्लड को भी। अब ब्लड हमारे कहाँ आएगा? यूरिन में आएगा, यूरिन से पास आउट होता है, तो ऐसे डिजीज को क्या बोलते हैं? हीमेट्यूरिया। हिम का मतलब होता है ब्लड। ठीक है, जैसे आप हीमोग्लोबिन जानते हो ना, एर्थ्रोसाइट्स में पाए जाते हैं, तो उसी हिसाब से। और ये किसी इंजरी के वजह से या इन्फेक्शन होता है, तो इसलिए हमारे जो नेफ्रॉन होते हैं उसमें या तो इंजरी होगा या तो इन्फेक्शन होगा, तो उससे आपका ये भी काज हो सकता है, या तो ये आपका बाद में वही क्लॉटिंग बना लेगा जिसको रीनल स्टोन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए। 5 हो गया, छठवां लिखिए, एल्ब्यूमिनिया। पांचवा छठवां, एल्ब्यूमिनिया। एल्ब्यूमिनिया का मतलब एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है उसका भी क्या हो जाए? फिल्ट्रेट हो जाए, हमारे यूरिन में आ जाए, तो वो आपका क्या हो जाएगा? एल्ब्यून्यूरिया भाई, न्यूरिया, एल्बिनिन्यूरिया। लिखो, प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन प्रोटीन
इन यूरिन, ठीक है। ग्लाइकोसोरिया, ग्लूकोज का क्या हो जाए यूरिन में आना, ग्लाइकोसोरिया या ग्लाइकोसोरिया या सोरिया, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, तो कौन क्या काज हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, इट काज्ड डायबिटीज। भाई अब मैं डायबिटीज की स्पेलिंग देखूंगी, बहुत परेशान कर दी मुझे डायबिटीज। मैंने मोबाइल कहाँ रखा, डी ई होता है, आई होता है, एक मिनट रुको। हाँ देखिए, डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस। फिर उसके बाद क्या हो गया, आठवां प्रोटीनो लिखो, प्रोटीनोन्यूरिया, प्रोटीन का हो जाएगा, लिखो एल्केप्टोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया। अब ये थोड़ा सा अलग नाम आया है, एल्केप्टोन्यूरिया, वेरी वेरी आईएमपी, याद रखिएगा। एल्केप्टोन्यूरिया क्या होता है जी, किसी को पता है? लिखिए, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। नहीं, एल्केप्टोन्यूरिया बताइए क्या होता है। लिखिए, इसमें एक एंजाइम होता है, वही जो इसको कन्वर्ट करता है ना बेटा, जिसको जेनेटाइसिक एसिड कहते हैं, वही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जिसके वजह से अगर वो आपका जो यूरिन होता है जैसे एयर के कांटेक्ट में आएगा तो यूरिन कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, उसी को कहते हैं एल्केप्टोन्यूरिया, ठीक है। लिखिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया में आपका टायरोसिन जो होता है वो कन्वर्ट होता है, तो वो दूसरा है, ठीक है। और ये जो है आपका एल्केप्टोन्यूरिया दूसरा है, ये दोनों दूसरा है, दोनों में आपका एल्केप्टोन्यूरिया क्या है, जेनेटिक डिजीज है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। लिखिए इसको, ये एक तरीके की कैसी है, जेनेटिक डिजीज है। एक्सक्रीशन ऑफ होमो जेनेटिक होमोजेनेटिक जेनेटिसिक जेनेटिसिक एसिड, जेनेटिसिक एसिड, होमोजेनेटिसिक एसिड इन यूरिन, इसको बोलते हैं HGA, ठीक है। इसको बोलते हैं HGA। अगर हमारे यूरिन में HGA का सिक्रीशन होने लगता है, किसका, ये एक तरीके का आपका केमिकल होता है, अगर इस केमिकल का सिक्रीशन होने लगता है हमारे ब्लड से, अगर फिल्टर होकर के हमारे यूरिन में जाने लगता है, तो ये यूरिन जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा, यूरिन कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, काला पड़ जाता है। उस डिजीज को कहते हैं एल्केप्टोन्यूरिया, और एक तरीके की जेनेटिक डिजीज होती है। हाँ होगा भाई, सारे के सारे अब नॉर्मलिटी तो सब में दिक्कत रहेगी, ठीक है। हाँ तो हाँ तो चांसेस तो बढ़ेंगे, इसलिए तो मैंने जेनेटिक डिजीज लिखा है। लिखिए, चलिए आगे लिखिए, ये हो गया। हेंस, आगे लिख लीजिए, यूरिन यूरिन कॉन्टैक्ट टू एयर, इट बिकम डार्क ब्लैक, क्या हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाता है।
बिकम डार्क मत लिखिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ब्लैक लिख लीजिए। ब्लैक हो जाता है, यूरिन का कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक। किसके प्रेजेंस के वजह से? HGA जेनेटाइसिक एसिड के वजह से एल्केप्टोन्यूरिया होता है, जो हमारे यूरिन में जाएगा तो हमारे यूरिन का कलर कैसे कर देगा? ब्लैक करता है, जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आप लोग कीटोन्यूरिया। 8वां हो गया, 9वां लिखो कीटोन्यूरिया, या आर इसी को बोलते हैं कीटोसिस। कीटोसिस का मतलब कीटोन बॉडी, बताए थे ना आप लोगों को। अगर यूरिन में उसका प्रेजेंस होगा कीटोन बॉडीज का, तो वो जो आपका मेटाबॉलिक जो फैट है इन सारी चीज़ों को क्या कर देता है? डिस्टर्ब कर देगा, जिसके वजह से आपका क्या होता है? डिजीज जो काज होता है उसको कीटोन्यूरिया कीटोसिस कहते हैं। लिखो। और कब कीटोन बॉडीज कब हमारे बॉडी में बनती है? जब हम फास्ट रहते हैं, भूखमरी में रहते हैं, उस कंडीशन में ना पानी पी पाओगे ना तो खाना खा पाओगे। तो हमारा जो किडनी होता है, किडनी में जो आपके फिल्ट्रेशन होता है ब्लड से, तो वो पानी के अभाव के वजह से वो सारे क्या क्रिस्टल रूप में बना लेते हैं, उसी को कीटोन बॉडी कहते हैं। ठीक है, ये हमको बताता है कि इंसान का क्या है, भूखमरी चल रहा है। अब चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे डिजीज को कीटोन्यूरिया या कीटोसिस बोलते हैं। चलिए लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए कीटोन बॉडीज प्रेजेंस इन यूरिन में क्या होता है? कीटोन बॉडी का प्रेजेंस होता है ड्यू टू मेटाबॉलिक फैटी एसिड ड्यूरिंग स्टारवेशन, लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, 9वां के बाद 10वां लिख लीजिए आप लोग। रीनल लिखिए, रीनल ट्यूबुलर एसिडियोसिस, रीनल ट्यूबुलर एसिडियोसिस लिख लीजिए। हाँ, भूखमरी के दौरान द पर्सन, शांत रहो जी, द पर्सन इज अनेबल टू secrete the quantities of hydrogen ions, मतलब H प्लस, and as a result the large amount of sodium bicarbonate, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है जी? Na2CO3, ये तो सोडियम कार्बोनेट हो गया, NaHCO3 हो जाएगा ना। हाँ, H रहेगा, CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 का मतलब हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, बाई रहेगा तो H लग जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आर कंटिन्यूअस लॉस इनटू द यूरिन, सोडियम बाइकार्बोनेट आर कॉन्टिन्यूअसली लॉस या लूज इनटू यूरिन। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं रीनल ट्यूबुलर एसिडियोसिस। एसिडियोसिस का मतलब होता है H आयन। ठीक है, H आयन यही पीएच को मेंटेन करता है।
ठीक है, अगर एच आयन आपका बढ़ता जाएगा तो एसिड, एच आयन कम होता जाता तो बेस। ठीक है, द पर्सन इज अनेबल टू द सिक्रीट द क्वांटिटी ऑफ द हाइड्रोजन आयन, अगर किसी भी व्यक्ति में हाइड्रोजन आयन एच आयन का सिक्रीशन क्या हो जाए, अनेबल होगा, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, तो एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे यूरिन में क्या हो जाने लगता है, कम होने लगता है। तो ऐसी जो आपकी डिजीज होती है उसी को कहते हैं रीनल ट्यूबुलर एसिडियोसिस कहा जाता है, लिख लीजिए। और डायबिटीज इंसिपिडस आप लोगों को मैंने बता दिया है, और कुछ तो नहीं बचा। ठीक है, एक आपका और है भाई, इसको भी लिख लो, नहीं क्या पता ये पूछ दे तो कहोगे मैम इसको नहीं बताई आप। मिलेन्यूरिया, मिलेन्यूरिया मतलब हमारे यूरिन में पिगमेंट का क्या हो जाएगा, सिक्रेशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, पॉली पॉली क्या बोले, पॉलीन्यूरिया कहाँ है जी, है पॉलीन्यूरिया है। ठीक, करवा देंगे, लिखिए मिलेन्यूरिया में लिख लीजिए आप लोग, ई होगा यहाँ पे, ई। इट इट इज कंडीशन ऑफ, it is condition, it is condition which is marked by dark color of urine, जब यूरिन का कलर डार्क होने लगता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिलेनिन पिगमेंट। ठीक है, मिलेनिन पिगमेंट, आर अदर भी हो सकते हैं, तो ये आपका जो होगा मिलेन्यूरिया कहलाता है। और इट काज एबनॉर्मलिटी कैटाबोलिज ऑफ टायरोसिन, इट काज एबनॉर्मलिटी कैटाबोलिज्म ऑफ टायरोसिन, टायरोसिन एंजाइम के लिए एबनॉर्मलिटी ये शो करने लगता है। ठीक, डायबिटीज इंसिपिडस लिखवाई दिए हैं। एक मिनट रुक जाओ, पॉलीन्यूरिया, पॉलीयूरिया है, पॉलीयूरिया न्यूरिया तो नहीं दिखा रहा है कहीं, न्यूरिया नहीं है, यूरिया है। पॉली यूरिया है, पॉली यूरिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा पेशाब होना। ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिनेशन, पॉली पॉली यूरिया है, मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल, लिख लिए, द प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मली लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन। ठीक,
एक और क्या बताए हो आप? एन यूरिया, ये 11 12 लिख लीजिए, 13 लिख लीजिए। एन यूरिया अब्सेंस ही हो जाएगा। एन यूरिया, लैक ऑफ यूरिन प्रोडक्शन लिखिए, लैक ऑफ यूरिन प्रोडक्शन। यूरिन का प्रोडक्शन अगर कम होने लगता है, जैसे कभी कभी किसी को भाई यूरिनेशन ही नहीं होता है, लगता है पर होता नहीं, ठीक है, तो उस कंडीशन में बहुत लोगों को वो चढ़ता है, नीमा बोलते हैं उसको, ऐसे कुछ कहा जाता है, वो चढ़ता है तो जाकर के आपका यूरिनेशन होता है।